बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकर हाजिर है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू गेट ए वर्क परमिट इन स्वीडन। सबसे पहले वो तमाम दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू फॉर दैट, एंड आई विल अप्रिशिएट all those who want to get more information about immigration. They can subscribe my channel Kagnak at YouTube. What are immigration laws in Sweden? It's called utlänningslag, immigration law. This book you can see utlänningslag. वर्क परमिट लॉ के बारे में हम बात करेंगे आज। How to get a work permit in Sweden. From where you are, from where you sitting in Pakistan, India, Bangladesh, Malaysia, Kuala Lumpur, Dubai, Saudi Arabia, or in Africa, how you can apply for a work permit in Sweden. इसके लिए बहुत सी गाइड्स गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, but they are in Swedish and English and that is complex. हर कोई उसको नहीं समझता। मैंने इसलिए कोशिश की कि आज का जो ट्यूटोरियल है इसको इजी और एक्सेस वे में आपको लिए लेके आऊँ। सबसे पहले क्या होता है इमिग्रेशन लॉ या वर्क परमिट लॉ हैं क्या स्वीडन के। स्वीडन के इमिग्रेशन लॉ या वर्क परमिट लॉ कब एप्लीकेबल हुए? 2008 तक, 15 दिसंबर 2008 तक स्वीडन के अंदर वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी आर्बसमेलियन से आपके एम्प्लॉयर को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। उस परमिशन के बाद वो आपको ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट भेज सकता था। 2008 में लॉ चेंज हुए जब अलायंस की गवर्नमेंट थी, देवर इन पावर, मॉडरेट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको चेंज किया और इनको इजी और सहल कर दिया। वो तमाम इख्तियारात जो आर्बसमेलियन के पास थे उस वक्त वो उन्होंने लेके दे दिए एम्प्लॉयर को। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपकी प्रूविंग परमिशन वर्क परमिट के लिए ख़त्म हो गई। अब वही लॉ काम कर रहे हैं 2008 से ऑनवर्ड, और उनके मुताबिक आपका राइट है कि आपका एम्प्लॉयर जब चाहे, जब उसको मैन पावर की ज़रूरत हो, वो अपने लिए मैन पावर और दुनिया के जिस मुल्क से चाहे वो अप्लाई कर सकता है और अपनी मैन पावर की ज़रूरियत पूरी कर सकता है। 2008 से पहले ये होता था कि जब आर्बसमेलियन या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपके एम्प्लॉयर को परमिशन दे देता था तो आपको वहीं से बैठे अप्लाई करते थे, परमानेंट रेजिडेंस भी मिल जाता था और आपकी जॉब परमानेंट होती थी। नए लॉ के मुताबिक अब जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलती, आपको मैक्सिमम 2 साल का वीज़ा मिलता है और फिर उसकी एक्सटेंशन होती है 2 साल की और वर्क परमिट की, और 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने परमानेंट रेजिडेंस के लिए, अगर आपने परमानेंट आपकी इंटेंशन हो स्वीडन में स्टे करने की। सम केसेस में 6 ईयर भी लगते हैं। वो लोग जिनकी जॉब दरम्यान में चली जाती है कुछ महीनों के लिए वो दोबारा सर्च करते हैं तो वो पीरियड इंक्लूड करके 2014 से ऑनवर्ड अब उन्होंने 6 ईयर कर दिया इस ड्यूरेशन को, अगर ज़रूरत पड़े तो। कुछ लोगों के शॉर्ट गैप आते हैं दरम्यान में तो उनके लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब अप्लाई कैसे करें वर्क परमिट। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, यूएई में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, कुवैत में हैं या साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हैं, नाइजीरिया, जहाँ से भी आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है यूरोप के लिए या स्वीडन के लिए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक वेबसाइट पे जाएं जहाँ पे तमाम जॉब जो स्वीडन के अंदर हैं वो एडवर्टाइज होती हैं। इसको आर्बसमेलियन कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। आप यही लिखें www.ams.se, www.ams.se, और फिर इंग्लिश वर्जन में इसको चेंज कर लें। वहाँ पे आप देखें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, वहाँ पे दोनों रजिस्टर्ड होते हैं। एम्प्लॉयर भी रजिस्टर्ड है जो अपने लिए ढूंढ रहे हैं लोगों को जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, और एम्प्लॉय भी अपना CV अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। दूसरा, वहाँ पे तमाम ईमेल हर एम्प्लॉयर का स्वीडन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनका ईमेल दिया होता है। आप उनको ईमेल करें, उनसे कन्वर्सेशन करें, अपनी कैपेबिलिटी का अपना CV भेजें, और CV के बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें तो इंटरव्यू दें स्काइप के ज़रिए, फेस टाइम के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए। इंटरव्यू के बाद क्या होगा?
जब आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे सेटिस्फाई हो गया आपके स्वीडन के आने से पहले, तो आपको वर्क ऑफ़र भेजेगा। आर्बसमेलिन का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको देखता है कि उसको वो एडवर्टाइज उसने की है आर्बसमेलिन की वेबसाइट पे, वो 10 दिन मिनिमम होनी चाहिए वर्क परमिट बाहर से बंदा मंगवाने के लिए या बाहर से मैन पावर हायर करने के लिए। अगर वो 10 दिन गुजर चुके हैं तो वो आपके लिए एक ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट तैयार करेगा। ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंस्टेलिंग एरबियोंदे स्वीडिश लैंग्वेज में जिसे कहते हैं, वो तैयार करके वो रिलेटिव यूनियन को भेजेगा। जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट ट्रेनिंग है, उनकी यूनियन का नाम है HRF फक्कत, ठीक है। इसे हैंडल्स फक्कत जो बिज़नेस और ट्रेड को डील करती है, टीचर को डील करती हैं वो डिफरेंट है। कम्युनल है, कम्युनल ही नर्सल को करती है, और VN करती है जो अपर लेवल के मैनेजर्स होते हैं। जब आपका एम्प्लॉयर आपकी ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मुकम्मल करके यूनियन की तरफ भेजता है, यूनियन उसके ऊपर अपनी रिव्यू देती है कि इसकी जो सैलरी आपने लिखी है, जिसकी इंश्योरेंस लिखी है, उसमें कौन कौन सी इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपकी पेंशन इंश्योरेंस, आपकी सिक इंश्योरेंस, आपकी अगर आप ज़ख्मी हो जाते हैं काम करते हुए तो उसका इंश्योरेंस उसको कहते हैं हादसाती तौर पे, तो वो, और फिर आपकी डेड फॉल सम किस्म में कि अगर आप ड्यूरिंग वर्क आपको डेथ हो जाती तो उसकी इंश्योरेंस भी उसको एम्प्लॉयर को पे करनी है, तो वो उसने इंश्योरेंस ख़रीद रखी है किसी कंपनी से कि नहीं। नॉर्मली इंश्योरेंस जो करते हैं हैंडल वाले या दूसरे वो फोरा से लेते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनी और भी हैं, जैसे मेरी अपनी कंपनीज़ की मैं करता हूँ तो मेरे पास कोलेक्टिव और फोल्कसम है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो जैसे ही आपकी ऑफर एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करके तो यूनियन को भेजता है, यूनियन वाले इसको चेक करते हैं इसकी सैलरी और रोज़ की इंश्योरेंस चेक करके व्हीलकर उसको कहते हैं टर्म एंड कंडीशन कि वो इक्वल हैं जो करेक्टिव एग्रीमेंट किया है एम्प्लॉय को रखने के लिए स्वीडन के अंदर स्टैंडर्ड के तौर पे आने के नहीं। अगर वो नहीं हो तो वो लिख देंगे कि इसके जो हैं कंडीशन सैमरे हैं या बुरी हैं, दी कंडीशंस आर नॉट इक्वल टू करेक्टिव ऑफ। तो उस सूरत में आपको मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर यूनियन आपको अप्रूव कर देती है, आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं। नेक्स्ट स्टेप, जब आपको आपके ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाती तो आपका एम्प्लॉयर एप्लीकेशन स्टार्ट करता है लॉगिन करके। यहाँ पे मैं दो चीज़ें वाज़ेह कर दूँ। एक, आपका एम्प्लॉयर एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता है लॉगिन करके माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे और आपको ईमेल आ जाती है, या आपका एम्प्लॉयर किसी भी जो पार्टनर है, सर्टिफाइड पार्टनर है माइग्रेशन बोर्ड का, सर्टिफाइड एम्प्लॉयर, जैसे मेरी कंपनी में सर्टिफाइड एम्प्लॉयर 326 के करीब हैं टोटल स्वीडन के अंदर, तो उनको वो दे देते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप अप्लाई करें माइग्रेशन बोर्ड को। अच्छा, तो हम लोग अप्लाई करते हैं, हम पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होता है आपका कि हम आपके बिहाफ पे और कंपनी की तरफ से भी, दोनों तरफ से। उसके बाद और क्या क्या चाहिए, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसमें आप काम करने जा रहे हैं, उसकी टैक्स डिक्लेरेशन चाहिए होती है लास्ट ईयर की, उसकी रिजल्ट एंड बैलेंस शीट चाहिए होती है, और फिर कंपनी के अंदर किसी सरमाया है, यानी आपको इतने पैसे होने चाहिए कंपनी के अकाउंट में कि 3 महीने की आपको आपका एम्प्लॉयर सैलरी पे कर सके। सैलरी लेवल क्या होना चाहिए, अगर तो आ रहे हैं आप जॉब पे 75% जॉब आपको मिली है, ठीक है, मिनिमम लेवल है वो जो बाहर से वीज़ा लेने के लिए 75%, तो आपके पास सैलरी जो है ना वो 13,500 से नीचे नहीं आनी चाहिए आपकी। अगर आपको 100% जॉब मिलती है, आप कुकिंग में आते हैं, रेस्टोरेंट में आते हैं, क्लीनिंग कंपनी में आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं, तो उसके लिए आपकी सैलरी 21,500 होनी चाहिए मिनिमम। और हर साल सैलरी में 3% से 4% इजाफा होता है हर कलेक्टिव एग्रीमेंट के साथ, तो आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आप माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे आपका एम्प्लॉयर चला गया, उसने वहाँ से लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद आपका उसने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, वो आपको एक ईमेल चली जाएगी, ठीक है। उस ईमेल को आप फॉलो करते अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपके डिग्री, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट, अपना मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपकी फैमिली के साथ है। अच्छा, इसमें वर्क परमिट है, आपके बच्चों के फैमिली के सब लोगों के वीज़े लग जाते हैं, आप स्वीडन पहुंच जाते हैं। यहाँ के पहला काम आपने क्या करना है, आपने टैक्स ऑफिस जाना है, वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप EU कार्ड को अप्लाई करेंगे और साथ ही अपना आप करेंगे पर्सन नंबर अप्लाई। पर्सन इस नंबर ऐसी है जैसे नेशनल सिक्योरिटी नंबर ID कार्ड की तरह होता है स्वीडन के अंदर, वही डिजिटल हर जगह इस्तेमाल होता है। आपने कहीं ऑफिस में जाना है, किसी अथॉरिटीज़ कॉन्टैक्ट करना है तो आपका पर्सन नंबर इस्तेमाल होगा।
ये तो होगी। अब जॉब आपने सर्च कैसे करनी है, कौन कौन से फील्ड में? सबसे ज़्यादा जॉब्स आईटी फील्ड में आती हैं। अनस्किल्ड वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ये मैंने कुछ लोगों सुना जी यहाँ जॉब नहीं मिलती। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जिन लोगों के रेस्टोरेंट है, जो स्टूडेंटों ने शुरू किए हैं, जो और लोगों ने बिज़नेस शुरू किए हैं, उनको मैन पावर नहीं मिल रही। तो जॉब्स आर ऑलवेज देयर। आपको करना क्या है कि आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे ams.se पे, और वो उसके लिए जॉब सर्च करें अपने फील्ड। वहाँ पे सारे फील्ड बाय फील्ड, और उसके आगे और भी लिंक दिए उन्होंने जो प्राइवेट कंपनी मैन पावर प्रोवाइड करती हैं उनके भी। आपने अगर आप प्रोफेशनल है, आपका एक्सपीरियंस है आईटी में, आप नर्स हैं, आपको आती है, और लैंग्वेज साथ में सीखनी शुरू करें। अगर आपने स्वीडिश आना है तो स्वीडिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपने स्वीडन आना है तो आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग वर्क परमिट, रिगार्डिंग इमिग्रेशन लॉ, अभी तक कोई लॉ चेंज नहीं हो रहे। कौन कौन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है स्वीडन के अंदर रह के? स्वीडन के अंदर वो लोग वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट वीज़े पे स्वीडन आते हैं और अपने 30 क्रेडिट मुकम्मल कर लेते हैं। जो लोग वर्क करते हैं यहाँ पे और वर्क परमिट आप उनको जॉब मिल जाती है, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो अपना बिज़नेस वीज़ा छोड़ के वर्क परमिट में जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी स्वीडन के लिए जॉब अप्लाई करता है, जॉब बैंक से अगर उसको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो वर्क परमिट अप्लाई करता है। इस तरह जो असाइलम सीकर हैं, अगर उनका केस रिजेक्ट हो जाता है असाइलम का और वो पिछले 4 महीने से कहीं काम कर रहे हैं LM कार्ड के साथ, माइग्रेशन बोर्ड से परमिशन लेके, तो उनको राइट है कि वो अपनी अपील खारिज होने के 14 दिन के अंदर अंदर वर्क परमिट अप्लाई कर लें। आपको किसी किस्म की रहनुमाई, कोई चीज़ और कोई क्वेश्चन हो आपका वर्क परमिट के मतलब, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कंपनी हाजिर है आपकी खिदमत के लिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 00923467540688। मैं रिपीट कर देता हूँ 0092-340-7540-688। और आप मेरी वेबसाइट पे जाके क्लिक कर सकते हैं kagnak.se पे, या info@kagnak.se, इस पे मुझे आप सेंड करते। हमारे पास कंप्लीट टीम है ज्यूरिस्ट की, लॉयर्स की। अगर आपको कोर्ट में अपील के लिए वर्क परमिट के लिए जाना पड़ता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू बिजनेस और वर्क परमिट, वी हेल्प यू इन होल वे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ जितने भी इंक्वायरी आती हैं उनको 24 आवर में रिप्लाई करूँ।